यहाँ पर क्वेश्चन है IIT 98 में पूछा हुआ 98 में। ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R is uniformly charged. The magnitude of the electric field due to the sphere at a distance small r from its center. मतलब एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और इसका रेडियस कैपिटल R दिया है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैग्नीट्यूड का रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्फीयर के सेंटर से कैसे वैरी करेगा, किस रिलेशन के साथ वैरी करेगा, और ये इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कैसे करता है एक स्फीयर की वजह से। एक स्फीयर है और इसका रेडियस कैपिटल R है और ये पूछ रहा है कि पॉइंट O से यानी सेंटर से जो R डिस्टेंस पर है वो कैसे वैरी करता है। तो हम लोग स्फीयर में तो जानते ही हैं कि जो सॉलिड स्फीयर रहता है उसके अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम ही होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4πε0 कैपिटल Q R इंटू R3। और यहाँ पर है जो कि स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r का रिलेशन पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और r का जो रिलेशन है स्मॉल r का वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर जैसे ही सॉलिड स्फीयर से बाहर निकलेंगे तो जो r का स्मॉल r का वैल्यू है वो कैपिटल R से बड़ा होता जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q/R²। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है स्मॉल r के साथ वो क्या हो रहा है, स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। जो स्मॉल r है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन भी मिला लेंगे। यहाँ पर है जो कि इसका ग्राफ इस प्रकार से बना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस है और इस एक्सिस पर हम लोग स्मॉल r मान लिए हैं। यहाँ पर है जो कि स्मॉल r और कैपिटल R मतलब जो स्फीयर का रेडियस है वो दोनों सेम है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट स्मॉल 0 से लेकर के स्मॉल r जो कि कैपिटल R के बराबर है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा 1/4πε0 इंटू Q/R²। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। फिर जैसे ही कैपिटल R से आगे बढ़ेंगे R का वैल्यू स्मॉल r का वैल्यू बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा 1/R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या कह सकते हैं वो घटता जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ को देख करके ऑप्शन में सब पता चल जाएगा कि क्या होगा। पहला ऑप्शन में कह रहा था इंक्रीजेज एज R इंक्रीजेज फॉर ऑल R स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। मतलब इंक्रीज कर रहा है, यदि स्मॉल r इंक्रीज कर रहा है कहाँ तक, जब तक कि r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर ना हो जाए या कैपिटल R बड़ा ना हो जाए स्मॉल r से। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका वैल्यू स्मॉल r जब तक इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब स्मॉल r का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कहाँ तक, जब तक कि कैपिटल R का वैल्यू स्मॉल r से बड़ा ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन ए तो सही हो गया। फिर देखते हैं बी में कह रहा है डिक्रीजेज एज R इंक्रीजेज। मतलब यदि कह रहा है कि R इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट रहा है, जो कि क्या है, गलत है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर देख रहे हैं कि R का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन और भी कुछ उसमें कंडीशन लगाया है, वो कंडीशन भी हम लोग देख लेंगे। 0 से R से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक के बीच में ऐसा कह रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने ग्राफ में देखा कि ऐसा नहीं है। 0 से आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो इंक्रीज़ कर रहा है और उसके बाद कैपिटल R के बाद जो कि डिक्रीज़ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर जो कि नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखते हैं
डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर ऑल कैपिटल आर लेस देन आर इन्फिनिटी तक। मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कब तक? स्मॉल डिक्रीजेज एज स्मॉल आर फॉर ऑल कैपिटल आर स्मॉल आर इन्फिनिटी तक। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो कंडीशन लगा दिया गया है इसकी वजह से ये ऑप्शन सी सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है कि जैसे ही कैपिटल आर से वैल्यू, कैपिटल आर से आर के बीच में, कैपिटल आर और इन्फिनिटी के बीच में जो स्मॉल आर का वैल्यू है उससे ये क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर क्या है? कैपिटल आर से लेकर के इन्फिनिटी तक के बीच में जो स्मॉल आर का वैल्यू है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, सॉरी डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी क्या हो गया? ऑप्शन सी भी सही हो गया। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि यहाँ पर जब स्फीयर पर पहुँच गया है कैपिटल आर के पास, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जब भी आगे की ओर बढ़ता है तो डिक्रीज़ करता जा रहा है। वो अलग बात है कि सेंटर से लेकर के जैसे जैसे रेडियस की तरफ बढ़ता जा रहे थे, रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बढ़ता जा रहा था कॉन्स्टेंटली, और उसके बाद फिर जैसे ही कैपिटल आर से बड़ा होता जाएगा स्मॉल आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जा रहा था। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आगे आने वाले क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है और यहाँ पर देखना है, इसमें है कि ए मेटालिक सॉलिड इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ, या पाथ्स मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, शोज इन फिगर एज। ये मेटल का है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे कह रहा है? तो इसके जानने के लिए हम लोग पहले ही जानते हैं एक लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में कि द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मेटालिक सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पर जो कि देखने वाली बात है कि नॉर्मल कहाँ पर से है? यहाँ पर तो नॉर्मल नहीं लग रहा है और यहाँ पर बाहर भी निकल रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर ये चेक करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किस पाथ को फॉलो करेगा। तो मेटल सरफेस के ऊपर जानते हैं कि परपेंडिकुलर सरफेस पर गिरता है और परपेंडिकुलर बाहर निकलता है किसी पॉइंट पर। तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, ये है जो कि ऑप्शन ए में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहा है और वो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ये सही है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं शो कर रहा है, लेकिन सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं इंटर कर रहा है और नहीं बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है। फिर बी में परपेंडिकुलर तो इंटर कर ही नहीं रहा है और अंदर जा कर के टेढ़ा पता नहीं क्या हो गया है। तो ऑप्शन बी भी, ऑप्शन 2 नंबर भी सही नहीं है। 3 नंबर में यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर बाहर, परपेंडिकुलर अंदर इंटर नहीं कर रहा है और ना ही परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, और स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी भी सही, ऑप्शन 3 भी सही नहीं होगा। फिर 4 में देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर एंट्री कर रहा है और सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर भी निकल रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन 4 है ये क्या है? सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कूलॉम्ब फील्ड of charge capital Q, a charge minus Q is moving around it in an elliptical orbit. Find out the correct statements. यहाँ पर स्टेटमेंट्स है, इसका मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेंटर में कैपिटल Q है और इसके चारों तरफ माइनस Q मूव कर रहा है। तो जिनको सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा ध्यान होगा वो एक ही बार में देख करके पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या कर रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ
द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, ये क्या है, बिल्कुल सही है। फिर है बी में, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है जो कि वैरी करेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बी में दिया है कि ये कांस्टेंट है, तो ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज करेगा ही करेगा, वैरी करेगा ही करेगा। और क्यों, ये तो हम लोग सर्कुलर मोशन में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, लीनियर स्पीड भी क्या करेगा, वैरी करेगा। यहाँ पर जब टॉर्क क्या, यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर वेलोसिटी, मोमेंटम और एंगुलर स्पीड वैरी करेगा, लेकिन ऑप्शन बी, सी और डी में दिया है कि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए। फिर ये IIT 2008 में पूछा हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। ए फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कैपिटल Q1 and कैपिटल Q2 fixed at two different points on the x-axis are shown in figure. These lines suggest that, और यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है कि Q1 है और यहाँ पर Q2 है, ये एक x एक्सिस के ऊपर में रखा हुआ है। Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रहे हैं, उसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। और Q2 से जो इलेक्ट्रिक Q2 पर जो आकर के समाप्त हो रहे हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 13 है, तो कन्फर्म है कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा होगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, सही। फिर है जो कि नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि Q1 छोटा है और Q2 बड़ा है। यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़े भी हैं पहले कि जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा बाहर निकलेगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और जिससे कम निकलेगा या कम वहाँ पर जाकर एंट्री करेगा वहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। तो जब Q1 का मैग्नीट्यूड पहले ही देख चुके हैं कि बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन भी उस प्रकार से गलत हो जाएगा। फिर है जो कि एट ए फिनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। Q1 के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कहीं पर जाकर के जीरो होगा। ये ऑप्शन तो गलत ऐसा ही लग रहा है कि Q1 के लेफ्ट में जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब भी Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा तो इन्फिनिटी पर जाकर के समाप्त होगी, और इन्फिनिटी तक जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे ही होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन्फिनिटी तक जीरो नहीं होगा, इन्फिनिटी पर जा करके होगा लेकिन इन्फिनिटी तक जीरो नहीं होगा। फिर ऑप्शन डी में कह रहा है कि एट ए फिनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि Q2 के राइट साइड में जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आगे नहीं जा रहा है, किसका, Q1 का। Q2 पर तो आकर के समाप्त हो जा रहा है, तो Q2 से राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि कुछ दूरी पर जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही हो गया। ये है जो कि 2010 में पूछा हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे।